आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंफर्मेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट वन पॉजिटिव कंफर्मेशन, सेकंड वन नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन देखिएगा, इसकी डेफिनेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कस्टमर। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में कहा जाता है कस्टमर के रिप्लाई करो तुम ऑडिटर को, चाहे या नहीं एग्री करते हो बैलेंस के साथ ऑन हिज अकाउंट दैट इज इन द क्लाइंट्स कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आप कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ जो आपको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन लेटर भिजवा रहा है ऑडिटर, उसके ऑडिट क्लाइंट के बैलेंस के साथ एग्री करते हो तब भी जवाब दो, अगर नहीं करते हो तब भी जवाब दो। मतलब हर सूरत में आपको जवाब देना है। नेगेटिव कंफर्मेशन ऑन द अदर हैंड, कस्टमर से कहा जाता है कि आपने सिर्फ जवाब देना है सिर्फ तब जब आप डिसएग्री करते हैं बैलेंस के साथ, तब जवाब देना, अदरवाइज आपने जवाब नहीं देना। अगर इसका जवाब नहीं आया तो इसका मतलब यही समझा जाएगा बैलेंस एग्री कर गया। अब वो जवाब किसी और रीजन की वजह से नहीं देता, लेकिन समझा यही जाएगा ना जवाब आने की वजह से कि वो बैलेंस के साथ एग्री कर गया। इसी वजह से कहा जाता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें पॉजिटिव कंफर्मेशन की, तो पॉजिटिव कंफर्मेशन हमें मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें फिर दो मेथड यूज होते हैं। डायरेक्ट कंफर्मेशन के अंदर एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन में हमने बोला सबसे पहला कितने मेथड यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक कॉन्सेप्ट समझना है बच्चे जरा अच्छे तरीके से, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा, अगर कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया तो हम रिमाइंडर भेजते हैं, फॉलो अप भेजते हैं, उसे हम कहते हैं फॉलो अप, रिमाइंडर। फॉलो अप हम किसके केस में भेजेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? याद रखना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में अगर रिस्पांस ना रिसीव हुआ तो हम फॉलो अप भेजेंगे। नेगेटिव में तो ये अजम्पशन ले लेंगे कि बैलेंस तो एग्री कर गया। ये बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आया? पॉजिटिव कंफर्मेशन फिर फर्दर दो तरह की होती है। एक होता है मेथड 1 और एक होगा मेथड 2। क्या मैम? आप ना, अब एक मिनट, जहाँ पे आपका सवाल रेज हुआ है ना, मैं आपका सवाल नहीं समझा दोबारा से। हमने कंफर्मेशन सर्कुलेट की जुहेब साहब को,
कंफर्मेशन का मेथड है पॉजिटिव। जुहेब साहब को कहा कि अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक है या नहीं मुत्तफिक, दोनों सूरतों में जवाब देना है। नेगेटिव में हम इन्हें कहेंगे कि भाई अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक नहीं है तो जवाब देना। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर इनका जवाब नहीं आया और कंफर्मेशन का मेथड है पॉजिटिव, तो इनको तो हर सूरत जवाब देना था। हम इन्हें रिमाइंडर भेजेंगे कि भाई आपसे बोला गया था जवाब देना है, चाहे मुत्तफिक है या नहीं है, जवाब तो दें, फॉलो अप भेज दिए। नेगेटिव कंफर्मेशन अगर सर्कुलेट किया तो तब इन्हें कहा था जवाब तब देना जब आप हमारी बात से मुत्तफिक नहीं है। अब अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर यही समझा जाएगा ना कि ये बात से मुत्तफिक हो गया। हमारी बात समझ में आ गई? पॉजिटिव कंफर्मेशन दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है मेथड 1 और एक होता है मेथड 2। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि बैलेंस मेरी किताबों में शो हो रहा है या हमारे ऑडिट क्लाइंट की किताबों में शो हो रहा है 100,000 डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल बैलेंस। इसका मतलब है इसमें हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। दूसरा तरीकेकार क्या है? मेथड 2। मेथड 2 में हम कहते हैं आप बताएं हम अब यहां पे बैलेंस नहीं बता रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बल्कि क्या कह रहे, आप बताएं कि आपकी किताब में इस पार्टी का कितना बैलेंस शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक मेथड जिसमें हम बैलेंस लिख के भेजेंगे, एक मेथड जिसमें हम बैलेंस लिख के नहीं भेजेंगे बल्कि उनसे कहेंगे आप हमें बताएं। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन पे फर्दर 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन मेथड 1 जिसमें हम इंफॉर्मेशन लिख के देंगे, सेकंड मेथड 2 जिसमें हम इंफॉर्मेशन लिख के नहीं देंगे। ठीक होगा जी यासिर साहब? अब ये देखें मेथड 1, बाय प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद डिटेल्स। हम कस्टमर को डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय आस्किंग द रिस्पोंडेंट, अब यहां पे हम प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि पूछ रहे हैं टू प्रोवाइड डिटेल, के वो डिटेल हमें दे। ठीक हो गया जी? यहां तक बात क्लियर? ज्यादा अच्छे तरीके से एविडेंस तो मिलते हैं लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसमें बैलेंस बताया जाता है उसके रिस्पॉन्स के चांसेस सबसे ज्यादा। अच्छा, अब जो सवाल है पास पेपर का, ये एग्जामिनर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एज इट इज रिटेंशन है। ये 4 कंडीशन है, अगर पूरी होंगी तो नेगेटिव कंफर्मेशन सर्कुलेट करेंगे, नहीं तो नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं सर्कुलेट करनी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन। चारों कंडीशन का साइमल्टेनियसली पूरा होना जरूरी है। पहली बात, 505 इजाजत देता है सोल यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, कि आप नेगेटिव कंफर्मेशन को सिर्फ तभी बेच सकते हो अगर ये सारी, समझ आ गई, ये तमाम कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं तो तब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। वो पहली कंडीशन क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल ऑफ मिसस्टेटमेंट का लो होना चाहिए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होना चाहिए? लो। तो पहली बात हो गई लो।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये पहली बात है जी, फर्स्ट वन। सेकंड वन, पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज्यादा लेकिन बैलेंसेस बहुत थोड़े थोड़े। लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल बैलेंसेस। पॉपुलेशन की तादाद, पार्टीज की तादाद, कस्टमर्स की तादाद बहुत ज्यादा लेकिन उनके बैलेंसेस छोटी अमाउंट। तो ये देखिए, पॉपुलेशन कंप्राइज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेस या ट्रांजैक्शन। यहां पे हमने बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो। कैसे हो गया? नेगेटिव कंफर्मेशन हम तो नहीं, अभी ये तो नहीं बात हो रही। वो ये कह रहा है कि अगर आपने कंफर्मेशन भेजनी है या पॉजिटिव भेजनी है या नेगेटिव भेजनी है, अगर नेगेटिव भेजना चाहते हो तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में भेज सकते हो कि अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो जाए फिर भेजना नेगेटिव। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इस वजह से कह रहा है कि दूसरी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आना तो फिर हमने समझना है कि बात ठीक है, सही है ना। जवाब नहीं देगी तो बात ठीक है। अब पहले ये तो देख लो, वो दूसरी पार्टी जवाब पहले माजी में देती भी रही है, उसके बैलेंस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी थोड़ा होना चाहिए क्योंकि लेस रिलायबल है ये हमारे लिए, दूसरा हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हुआ तो मतलब मिसस्टेटमेंट के चांसेस ना जवाब आने पे हम खुश हो जाएंगे कि बैलेंस तो एग्री कर गया, वो अगली बात पे आ जाते हैं। ठीक हो गया ना? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो हमें ज्यादा रिलायबल एविडेंस चाहिए या कम रिलायबल? तो लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस पे गुजारा कब चलेगा? जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? तो तभी कह रहे हैं नेगेटिव भेज दो। लेकिन अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हुआ, अब हम लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं चाहते, अब हम मोर रिलायबल, तो इसका मतलब है पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजो, नेगेटिव नहीं। बात क्लियर हुई है? तीसरी बात, लो एक्सेप्शन रेट। एक्सेप्शन रेट क्या है जी बच्चे? लो। और अब ये देखना, आखिरी बात भी साथ ही कवर करो, फिर दोनों बातें देखते हैं। Auditor is not aware of circumstances which would cause the respondent to ignore his request. इसका मतलब क्या है? नॉन रिस्पॉन्स। मतलब माजी के अंदर या पहले भी ऑडिटर ने ये नोट किया है कि ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस पार्टी ने इग्नोर किया हो, जवाब ना दिया हो, वो हमेशा जवाब देती है। इसका मतलब हाँ, मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रही माजी में, तो फिर तो हमें वो अज्यूम भी नहीं करेगा अपनी बात से कि ये तो फिर हमें स्टेटमेंट लेवल पे बढ़ जाएगा सर। वो तो रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। जवाब ना देना इससे क्या रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट? बात नहीं करें, हम कैसे कह लें कि हाँ इसको कंसीडर कर लेते हैं कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका कार नहीं है एविडेंस हासिल करने का, इसके अलावा भी हैं, अल्टरनेटिव है। एज एनालिसिस होगा, इनवॉइसेस देखेंगे, पेमेंट ट्रेस करेंगे बैंक स्टेटमेंट से, बाहर के पार्टी का बैलेंस तो कंफर्म हो सकता है। ठीक है क्या ना? अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी हैं, सिर्फ एक नहीं है, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छा प्रोसीजर है कि ये मोर असर्शंस को एक ही टाइम पे कवर कर देता है, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन है सिर्फ अकेला ये नहीं। अगर मिसाल के तौर पे कंफर्मेशन नहीं आई माजी, तो हमने बैलेंस एग्री कर लिया अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, तो इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है। वो एक अलग बात है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखो, आपने चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ते हुए किसी जगह पे मैंने ये पढ़ाया हो कि अगर एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन का जवाब ना मिले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होगा? ये तो बात हमने कहीं भी नहीं पढ़ी। वही बातें पढ़ी है ना जो वहां पे हम देख के अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट को, वो उसके लिए एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देखो, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस इंडस्ट्री के साथ डील कर रही है, स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के, वो सारी बातें हम देखा करते थे, उससे हम असेस करते हर चीज। देखो
कोई गलती पकड़ लेंगे तो उससे हमें हो सकता है कोई बातें मिल जाए, लेकिन अगर किसी चीज का जवाब नहीं आया तो ये असम्पशन नहीं ले सकते। तो कुछ चीजें होती हैं वो हमें रिलेट करनी है इन चीजों के साथ। अच्छा जी, बातें 3 कवर हुई है, दरमियान वाली बात एक रह गई है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं। पहली बात, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? लो। दूसरा नंबर पे, लार्ज पॉपुलेशन साइज बट स्मॉल बैलेंसेस। क्लियर हो गया? सबसे एंड पे, क्लाइंट जिसको हम भेज रहे हैं, क्लाइंट का कस्टमर या कोई भी पार्टी जिसको हम कंफर्मेशन भेज रहे हैं, हमने ये नोट किया है कि वो इग्नोर नहीं करता, जवाब देने से कतराता नहीं है। अब आखिरी बात जो हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड वन पॉइंट पे, इसको मैंने याद करवाने के लिए बोल दिया वर्ड नॉन रिस्पॉन्स। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने रिस्पॉन्स ना दिया हो, वो देता है रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन रेट क्या होता है? एक्सेप्शन रेट ये है, मैंने कहा कि हमारी किताबों में डेबिट 100,000 का शो हो रहा है। आप बताएं, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी किताब में आपसे 100,000 का रिसीवेबल बैलेंस शो हो रहा है। आपकी किताब में क्या ये बैलेंस मैच करता है? वो कहता है भाई साहब मेरी किताब में भी डेबिट 100,000 ही शो हो रहा है, ये तो गलत हो गई बात। उसकी किताब में तो क्रेडिट 100,000 शो होना चाहिए, इसका मतलब ये तो एक्सेप्शन हो गई। बैलेंस आपस में मैच ही नहीं कर रहा और काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया इसका। इसको कहते हैं एक्सेप्शन रेट। क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। 4 बातें अभी तक पढ़ ली। पहली बात, ज्यादा बैलेंसेस हैं तादाद में लेकिन अमाउंट थोड़ी है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, एक्सेप्शन रेट लो है। इसके अलावा नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस, इग्नोरेंस के वो इग्नोर करेगा उसके चांसेस कम। फिर आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सर्कुलेट करेंगे, अदरवाइज आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सर्कुलेट नहीं करेंगे। जी जी, हमने पढ़ा था कि अगर हम एक सैंपल सेट करते हैं उसमें एक आइटम उसमें प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम उसको मिसस्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर ये कंफर्मेशन एक सैंपल ड्रा करके कंफर्मेशन भेज रहा है आपको और अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहा उसमें, तो फिर तो इसको मिसस्टेटमेंट समझेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। मिसस्टेटमेंट बन जाए। देखो आप ना एक चीज पर डायरेक्ट जंप कर रहे हो, लेकिन बाद में आपने अपनी करेक्शन कर ली तो मैं इस वजह से खामोश रहा। अगर हम किसी सैम्पलिंग यूनिट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम उसको रिप्लेस करेंगे अदर आइटम्स के साथ, यही बोला था। अच्छा, अब रिप्लेस किया, उस पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर हम परफॉर्म करेंगे अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर हम उनकी बेसिस के ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाते हैं तो फिर हम उसको मिसस्टेटमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि हमें एविडेंस मिल गए। लेकिन अगर हम एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तब एविडेंस का ना मिलना इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और ये मिसस्टेटमेंट है। पॉसिबल इफेक्ट देखना है फिर हमें उसका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर किसी की तरफ से जवाब नहीं आता, कोई पार्टी जवाब नहीं देती, हम एज एनालिसिस करेंगे। एज एनालिसिस का मतलब उसके बैलेंस की एज बनाएंगे, क्या एज है। सब्सीक्वेंट क्लियरेंस देखेंगे कि क्या उसने रिपोर्टिंग डेट के बाद पेमेंट कर दी हुई है, सब्सीक्वेंट क्लियरेंस देखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा गेट इनवर्ड पासेस, गेट आउटवर्ड पासेस, वैसे क्रेडिटर और डेटर दोनों के केस में ये प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन अभी तो हम प्योरली स्पेसिफिकली डेटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इसी तरह से डिस्पैच नोट वगैरह देखेंगे, इसी तरह से सेल्स इनवॉइसेस देखेंगे, सेल ऑर्डर देखेंगे। तो ये सब चीजें हमें कंफर्म कर देंगी, हम ऑब्टेन कर पाएंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन केस हम नहीं कर पाते या मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर दे, सवाल आ चुका है, मैनेजमेंट आपको कह दे एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन हम सर्कुलेट नहीं करने दें, लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, देन हम क्या करेंगे, परफॉर्म अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सवाल आया वो, ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, हम
एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं और कुछ बातें अब डिस्कस करते हैं। बच्चे, कंफर्मेशन का प्रोसेस, एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन हमें ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहा था इसमें 3 बातें जनरलाइजेशन की एट द सेम टाइम पूरी होती हैं। पहली बात क्या? राइटिंग होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। इस वजह से ये ज्यादा हमें रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब यहां से एक नया सवाल है, ऑडिटर को मेंटेन करना है कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे ये डिसाइड करना होगा कि उसने कंफर्मेशन किसको भिजवानी है। इसको हम कहते हैं कि उसने ये डिसाइड करना है कंफर्मिंग पार्टी कौन होगी। याद है ना आपको, कल मैंने बताया था कंफर्मिंग पार्टी का क्या मतलब है, जिससे हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, जिसे हमें कंफर्मेशन सर्कुलेट करनी है, उस पार्टी को क्या बोलते हैं? कंफर्मिंग पार्टी। या जिसने बैलेंस कंफर्म करना हो उस पार्टी को, उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? कंफर्मिंग पार्टी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यासिर साहब, किसको कहते हैं कंफर्मिंग पार्टी? जिससे बैलेंस कंफर्म करना है, ठीक है ना। सिलेक्टिंग द कंफर्मिंग पार्टी एट द एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 बातें हमने सिलेक्ट कर ली। पहली बात हमने भाई इंफॉर्मेशन जो कंफर्म करनी है वो कौन सी है। दूसरे नंबर पे किससे कंफर्म करनी है? कंफर्मिंग पार्टी। जैसे हम कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कंफर्म कर सकते हैं? पहली बात, मैं कोई भी बैलेंस कंफर्म करवा सकता हूं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मैं टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म करवा सकता हूं कि ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई हैं। मैं किसी खास किस्म की ट्रांजैक्शन को कंफर्म करवा सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 3 एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टर्म्स एंड कंडीशन, किसी खास किस्म की ट्रांजैक्शन को मैं कंफर्म करवा सकता हूं। तो पहली बात हमने कहा कि इंफॉर्मेशन कौन सी आपने कंफर्म करवानी है और किससे कंफर्म करवानी है, वो कंफर्मिंग पार्टी। तो 2 बातें हो गई। तो ये कह रहा था कि आपने इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है, तो कंफर्म किससे करवानी थी? हमने बोला कंफर्मिंग पार्टी से कंफर्म करवानी है। तो दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शायद साहब 2 बातें। पहली बात क्या, वो इंफॉर्मेशन जो आपने कंफर्म करवानी है पहले वो डिसाइड कर लें। दूसरे नंबर पे जिससे कंफर्म करनी है उसको डिसाइड कर लें, उसको सिलेक्ट कर लें कि वो कौन सी पार्टी है। फिर उसके बाद कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट, ये लेटर आपने ड्राफ्ट करना होता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का। ठीक है जी। हाँ, पहले तो जैसे अमूमन क्या पोस्टेज के थ्रू भिजवाया जाता था, तो अभी भी कुछ कंपनीज में हो सकता है पोस्टेज के थ्रू भिजवाया जाता हो, तो उसके साथ जो जवाबी लिफाफा होता है वो भी साथ भेजा जाता है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है अपना, सब कुछ मौजूद होगा उसका। तो ये देखें लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एन इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्स टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि जवाब आपने किस एड्रेस पे भेजना है, फोन नंबर भी दिया हुआ होगा, ये सब बातें मौजूद होंगी। सेंडिंग द रिक्वेस्ट, 4th वन, उसको रिक्वेस्ट भेज दो। तो 4 बातें पड़ी। पहली बात क्या, इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है। दूसरी बात, किस पार्टी से कंफर्म करनी है, कंफर्मिंग पार्टी। 3rd वन, हाँ डिजाइन कर दो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। 4th वन, उसे कंफर्मेशन भिजवा डालो। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, सब बातें क्लियर है? अच्छा जी बच्चे, ये जरा अब आपने अच्छे तरीके से समझना है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहां पे मौजूद हैं, जो कि रिजल्ट्स के हवाले से एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर से। अब ये पास पेपर में सवाल भी आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें जी इस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात,
if there are doubts about the reliability of any response, अगर हमें डाउट पैदा हो गया रिलायबिलिटी पे किसी भी रिस्पॉन्स, क्या मतलब हमने कंफर्मेशन भिजवाई, जवाब आया, हमें लग रहा है कि ये जवाब वहां से नहीं आया जहां पे हमने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भिजवाई थी, डाउट अराइज हो गया। अगर डाउट आ जाए रिलायबिलिटी ऑफ एनी रिस्पॉन्स, ऑडिटर फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेगा ताकि इस मैटर को क्या कर सके, रिजॉल्व। कोई मुश्किल बात याद हो गई? अगर हमें डाउट आ जाए कि ये जो हमें कंफर्मेशन रिसीव हुई है वो उस पार्टी से नहीं हुई, जैसे आपने कंफर्मेशन सर्कुलेट की, कंफर्मेशन सर्कुलेट कैसे की जाती है, आपने डेटर्स की वेरिफिकेशन करनी है, डेटर्स की पार्टीज देखी, आपने कहा डेटर्स आ रहे हैं 100, आपने उसमें से 20 से 25 30 पार्टीज को सिलेक्ट किया, मैंने इनको कंफर्मेशन सर्कुलेट करनी है। आपने मैनेजमेंट से जानने का मुझे इनके एड्रेस प्रोवाइड करो, उन्होंने कहा वो क्यों, आपने कहा मैंने इन्हें कंफर्मेशन सर्कुलेट करनी, उन्होंने कहा ठीक हो गया, उन्होंने 30 की 30 पार्टीज के आपको एड्रेसेस बता दिए, आपने कंफर्मेशन लिखी, कंफर्मेशन लिखने के बाद सब कुछ उन्हें कहा डिस्पैच करो और डिस्पैच का एविडेंस भी मुझे देना। फॉर एग्जांपल टीसीएस करवा दिया, टीसीएस की पूरी रसीदें उन्होंने फराहम कर दी। वो एक रसीद तो होनी नहीं है क्योंकि सभी खतूत एक ही जगह पे थोड़ी जाना कि एक ही रसीद हो, वो हर जगह पे जाना है, तो इसका मतलब है 30 है तो 30 के 30 डिस्पैच नोट्स होंगे। अच्छा, वो अब आपके पास आ गए। कुछ टाइम के बाद अब मैनेजमेंट को तो पता है इनको इस एड्रेस पे खतूत भेजे गए, मतलब कंफर्मेशन भेजी गई है। अब उसके जवाब आने शुरू हो गए, आपको जवाब आ गया और बहुत ही मुख्तसर टाइम में आया, ऐसी पार्टी का जिसका माजी में कभी जवाब भी नहीं आया था, और आप हमेशा उसकी वजह से बड़ा ववेला खड़ा करते थे कि भाई जवाब जब तक नहीं आएगा मैं ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर नहीं करने दूंगा, उसका जवाब आना जरूरी है। इस दफा ना चाहते हुए उसने बिल्कुल जैसे ही कंफर्मेशन भेजी, अगले दिन आपके सामने जवाब पड़ा हुआ था, आपने कहा यार ये डाउट है, तो पहले कभी नहीं भेजी, इस दफा इतनी जल्दी भेज दी कंफर्मेशन, मुझे नहीं लग रहा उसकी तरफ से। कोई और भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको डाउट अराइज हो सकता है, ऐसा है। अगर डाउट अराइज हो गया, अब आपको क्या ऑब्टेन करने हैं, फर्दर ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट, अगर रिस्पॉन्स उसने डिटरमिन किया नॉट टू बी रिलायबल, रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा रिस्क असेसमेंट को और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को। अभी तक हमने दो बातें पढ़ ली। पहली बात, अगर डाउट हुआ फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन पड़ेंगे उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। दूसरे नंबर पे, अगर रिलायबल नहीं है कंफर्मेशन का जो जवाब मिला, फिर हम रिस्क को असेस करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है या ज्यादा है, और फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अभी तक दो बातें, इन दो बातों में कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे। दोनों बातें क्लियर है? अच्छा बच्चे, अगर जवाब ही नहीं मिला, नॉन रिस्पॉन्स, ऑडिटर क्या करेगा, अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। तीन हो गई बातें, रिपीट कीजिएगा हारिस साहब। हाँ आप कहते, डाउट हो गया तो फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। दूसरे नंबर पे, रिलायबल नहीं है तो रिस्क को असेस करो, अदर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक हो गया जी। नॉन रिस्पॉन्स है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो अब कोई मुश्किल बातें तो नहीं है, ये याद करने, यही जवाब लिख के आने। अच्छा बच्चे, फोर्थ वन, अगर एक्सेप्शन हो, आपने जो बैलेंस कंफर्म करने के लिए बैलेंस लिख के भिजवाया था वो बैलेंस नहीं है, फर्क आ गया, तो क्या बोलते हैं उसे, एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन है तो आपने देखना है कहीं एक्सेप्शन फ्रॉड की वजह से तो नहीं हो रही, ये क्या कोई इंडिकेटिव तो नहीं है मिसस्टेटमेंट का, तो इसको रिजॉल्व करना। ठीक हो गया जी बच्चे, एक्सेप्शन तो यही होगी ना, बैलेंस में फर्क आ गया, तो आपने देखना है कि क्या
क्यों ऐसा फर्क आया है? क्या ये कोई इंडिकेशन तो नहीं है रिस्क के मिस स्टेटमेंट मौजूद है, या कोई फ्रॉड की वजह से तो नहीं ऐसा हुआ? आपने इन सबको रिजॉल्व करना है। उसके बाद आ गया जी फिफ्थ वन, लास्ट वन। ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, डिसाइड करेगा होल रिजल्ट जितने भी हैं, क्या उनसे आपको रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं, या आपको फर्दर एविडेंस की जरूरत है मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करके। ये भी हो गया जी बच्चे। तो 5 स्टेप्स हमने पढ़े। पहली बात, डाउट है तो बिल्कुल ठीक हो गया। अगर रिलायबल नहीं है, रिस्क को देखना है और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद अगर नॉन रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सेप्शन है तो वो मिस स्टेटमेंट देखनी। और लास्ट पे अगर रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं तो फिर कुछ फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर आपको मजीद काम करना पड़ेगा। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? सवाल आ गया जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, पास पेपर का सवाल है, मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, कंफर्मेशन सर्कुलेट नहीं करने देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी, मेरी बात को समझना है और से, मैं ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह बड़े आराम से बात को समझ पाएंगे। आपने ना 30 पार्टी सिलेक्ट की, रूहान साहब आपने कहा मैंने 30 पार्टीज को कंफर्मेशन सर्कुलेट कर दी। उन्होंने कहा 30 में से आप 25 को कर दे, 5 को ना कर। ऐसा इन 5 को ना कर। जुहेब साहब हम सबसे पहले ये बात पूछेंगे क्यों। अब रीजन जाने, क्या मतलब है, रीजन जाननी है क्यों इनको कंफर्मेशन सर्कुलेट ना करें। उन्होंने कहा जी इनको आप सर्कुलेट ना करें क्योंकि इनका और हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, लिटिगेशन। अब जब तक जज साहब का फैसला नहीं आ जाता, ये जवाब तो नहीं देने वाले, तो क्या फायदा फिर इनको कंफर्मेशन भेजने का। तो आप इन 5 लोगों को कंफर्मेशन ना भेजें, बात जस्टिफाएबल है। लेकिन अगर वो कहते 5 लोगों को कंफर्मेशन ना भेजें और आप कहते क्यों, हमारी मर्जी, जस्टिफाएबल। या इन्होंने पहले भी कभी जवाब नहीं दिया, नहीं अपनी मेहनत मुशक्कत करके बाद में जवाब ही ना है, फायदा क्या, आप बाकी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वही कर लें। नहीं, हम क्यों, तो भेजेंगे। अगर तो उन मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया, कंफर्मेशन नहीं भेजनी, तो पहली बात क्या पूछेंगे, अगर रीजन जवाब देंगे, वो देखना है क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं। अगर जस्टिफाइबल हुई तो फिर हम रिप्लेस करेंगे। जैसे हम कहते थे ना किसी पे सैंपल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छा अभी इन 5 से रिलेटेड हम तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर हम फिर भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो सैंपलिंग की बात। अभी पहले एक बात समझ लो यहां तक, फिर इससे अगली बात समझते हैं। अगर तो मैनेजमेंट का जवाब जस्टिफाइबल था तो हमने रिप्लेस किया, अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट का जवाब पसंद नहीं आया, जस्टिफाइबल नहीं है, तो इट इज अ स्कोप लिमिटेशन, इट इज अ स्कोप लिमिटेशन या लिमिटेशन इंपोज बाय। और लिमिटेशन इंपोज बाय मैनेजमेंट में हम क्या करते थे, हाँ शाबाश, विड्रॉल। और फिर विड्रॉल के बाद हम देखा करते थे कि अगर विड्रॉल प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर ऑफ रूलिंग। देखिएगा, पहली बात, इंक्वायर करो मैनेजमेंट से, रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, रिफ्यूजल की, इनकार की। और जो मैनेजमेंट जवाब दे उसकी वैलिडिटी देखें।
इवेल्युएट करें इम्प्लीकेशन की, मैनेजमेंट की रिफ्यूजल की, ऑडिटर की असेसमेंट पे रेलिवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो चाहे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जानबूझ के तो नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं है। और अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट का जवाब, रिफ्यूजल, कंफर्मेशन ना भेजने का अनरीजनेबल है, अनएबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, कम्युनिकेट करेगा दोस्त साथ विद गवर्नेंस और फिर इसकी इंप्लीकेशन देखेगा ऑडिटर्स की ओपिनियन पे क्या आएगी। वही बात जो मैंने बताई है, लिमिटेशन ऑन स्कोप हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इसमें दो बातें हो, जवाब रीजनेबल, तो फिर हम इंप्लीकेशन देखेंगे, रीजन समझेंगे, जस्टिफाइबल है, फिर उसके मुताबिक अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जवाब ही जस्टिफाइबल नहीं है तो फिर हम देखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट दो साथ विद गवर्नेंस और उसकी इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। बताइएगा, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? ऑडिट प्रोसीजर्स आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं है जी, चलें जी। अच्छा बच्चे, ये तीन बातें जरा नाम अभी याद कर रहे हैं, अभी सिर्फ नाम। डिसाइड ऑन टाइमिंग ऑफ द कंफर्मेशन, डिसाइड करना है टाइमिंग ऑफ द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन यूजुअली किस टाइम पे भेजी जाती है? एट द एंड ऑफ द, नहीं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, चाहे नहीं है बात समझनी। कंफर्मेशन कब भेजी जाती है? एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कस्टमर्स बैलेंसेस टू बी कंफर्म, क्या कितने बैलेंसेस हमने कंफर्म करने। और सबसे लास्ट पे डिसाइड ऑन द कंफर्मेशन मेथड टू बी यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही बातें जो अभी पढ़ के हैं। पहली बात क्या है? कंफर्मेशन किस टाइम पे हमने सर्कुलेट करनी। दूसरे नंबर पे कंफर्मेशन कितनी पार्टीज को भिजवानी। और तीसरी बात, मेथड कौन सा यूज करें। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन? चले जी, यहां तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में अब इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, ये जरा फॉर्मेट देखिएगा, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से रिलेटेड पास पेपर में सवाल आ चुका होगा, अप्रेजल का क्वेश्चन। जी जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।